आज एक हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का ये सेकंड टॉपिक्स है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रिक करंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिकली समझ चुके होंगे, और अगर कोई बच्चे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो वहाँ पे ज़रूर जाकर देखना, तभी ये टॉपिक्स हम लोग को समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हम लोग देख चुके थे, ये समझ में आया था पिछले क्लासेस की वीडियो में कि जो चार्ज है वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पर हम लोग आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हम लोग पढ़े हुए थे, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। लेकिन अगर यही चार्ज जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव हो, यानी एक्सेलरेट अगर चार्ज करता है, तो वैसी स्थिति में हमारा एक नया टॉपिक्स बन जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, जो कि हम लोग जाकर एक नया टॉपिक्स ही है, 12th फिजिक्स में है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए अलग से सारा वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के सेकेंड टॉपिक्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझेंगे कि वो क्या है, कैसे काम करता है किसी कंडक्टर में, और किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे ड्रिफ्ट करता है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखो, यहाँ समझने का प्रयास करोगे कि हम लोग को ये पता है कि किसी भी कंडक्टर में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री मूव करते हैं, यानी फ्री वो रैंडम मूव करते हैं। फ्री क्यों रैंडम मूव करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा और बेसिक समझना पड़ेगा कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेम्परेचर के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। अगर ये बात हम तुमसे ये कहें कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, तो वो एज लाइक इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करेगा, जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंडक्टर अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो उस पर कितनी टेम्परेचर हो सकती है। तो रूम टेम्परेचर एटलीस्ट मान लो अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करते हैं, तो ये अप्रॉक्सली जो है 370 जो हमारा लगभग 300 केल्विन के इक्वल होगा, यानी 273 प्लस 27, यानी ये हमारा जो बात करेगा वो 300 केल्विन के इक्वल होगा। यानी 300 केल्विन पर ये जो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम इधर उधर मूव करते हैं। अब ये रैंडम इधर उधर मूव करने वाला बात क्या है, या उसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल पॉइंट से वो अपने अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम मूव करते हैं। रैंडम का क्या मतलब है कि मान लो कभी ये इधर पे गया, फिर यहाँ से टकराने के बाद ये इधर से मूव करके ये फिर वापस अपने इनिशियल स्टेज पे आता है। यानी इसको अगर हम तुमसे कहें कि रैंडम वाली की बात जो हम तुमको ऐसे समझा सकते हैं कि मान लो कि कुछ बच्चों को किसी क्लासरूम में अगर हम बंद कर देते हैं और गेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो वो क्लासरूम के बच्चे क्या करेंगे, उसी क्लासरूम में कभी इधर कभी उधर घूमेंगे, फिर वो अपनी जगह पर जाकर बैठेंगे, फिर इधर उधर घूमेंगे, फिर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। यानी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ वेलोसिटी तो हो रही है, ठीक है, और वो वेलोसिटी को हम लोग रैंडम वेलोसिटी कहेंगे। मान लो कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन E1 है, ये E2 E3 E4, और ऐसे करते हुए अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रत्येक की वेलोसिटी अगर U1 U2 U3 और UN के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुल मिलाकर हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस कंडक्टर में थर्मल टेम्परेचर के कारण जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ काइनेटिक मोशन क्रिएट हो रहा है, और ये काइनेटिक मोशन के कारण रैंडम अपने इनिशियल पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हुए फिर अपने पोजीशन पर आता है। इस तरह से अगर हम तुमसे बात करें तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी अगर ये मूव करता है अपने अलग अलग डायरेक्शन में, तो हमको पता चलेगा कि अगर हम टोटल वेलोसिटी पे बात करें तो इस पूरे कंडक्टर में जितनी वेलोसिटी होगी वो टोटल वेलोसिटी की फाइनल जो वैल्यूज़ आएगा वो 0 आएगा। यानी तुमसे हम कह सकते हैं कि मान लो कि हम इतने सभी वैल्यूज़ का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जिसको कि U अगर हम एवरेज कहेंगे, और हमारे पास जो टोटल मान हम लेके रखे हुए हैं जिसको कि UN तक फॉर्म हम दिखाते हैं, तो टोटल के साथ अगर हम बात करें तो U एवरेज जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। यानी ये मूव जरूर कर रहा है लेकिन कहीं पर ये डिस्प्लेस्ड होकर अपने स्थान को वो चेंज नहीं कर रहा है। कब, जब हम सिर्फ ये थर्मल टेम्परेचर पर हम इस पे बात कर रहे हैं, यानी इसके लिए अभी हम लोग फ़िलहाल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं किए हुए हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो सिचुएशन हमारा चेंज होगा, उसी में हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आएगी जो अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल जो वेलोसिटी है ऑफ द थर्मल एनर्जी के कारण जो वेलोसिटी हमारा निकल रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। यानी हम तुमसे ये इस सिचुएशन पे बात करेंगे, आगे जाके कैलकुलेशन में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम तुमसे पूछेंगे कि टोटल जो काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी के कारण, थर्मल टेम्परेचर के कारण जो काइनेटिक एनर्जी बनती है और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन रैंडम इधर उधर मूव करते हैं और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब एक चीज़ यहाँ गौर करोगे सभी बच्चे, मान लो कि किसी हम एक इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर के अंदर अगर रैंडम इधर उधर वो मूव करता है तो निश्चित रूप से किसी अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, किसी एटम के साथ टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होती होगी, ठीक है। तो वो टकराने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जितने टाइम पर ट्रेवल करता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, ठीक है। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसके सेपरेट वीडियो ही पढ़ेंगे, तो इसको रिलैक्सेशन टाइम पढ़ेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं टाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ये समझ में आ जाना चाहिए सभी बच्चों को कि रिलैक्सेशन टाइम को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो टाउ से इंडिकेट करेंगे, और वो टाउ जो होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन का अपने इनिशियल पॉइंट से फ्रीली जहाँ तक वो मूव करता है, जहाँ के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसको मूव करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। चलो आओ अब हम सिचुएशन को चेंज करते हैं। सिचुएशन को चेंज करने का क्या मतलब है कि हम अब जो कंडक्टर ले रहे हैं ये वैसा ही कंडक्टर है, वही कंडक्टर है हमारा जो पहले फिगर पे हम बात किए हुए थे। इस पे अब हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट किया जा सकता है, हम लोग को ये पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक सेल यानी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये प्लस माइनस टर्मिनल है उसका, ये वाला टर्मिनल माइनस के साथ और ये टर्मिनल हमारा प्लस के साथ जुड़ता है। तो एक बात गौर करोगे सभी बच्चे, बहुत ही बारीकी से ध्यान दोगे, जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अगर इधर से हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव फोर्स जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यानी जितना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यानी ई इंटरनल जो बन रहा, ये ई एक्सटर्नल जो हमारा बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट में हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जो अंदर की ओर बनेगा। लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होंगे वो हम लोग को पता है F = E होता है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इसलिए माइनस में ई होगा, और इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स क्रिएट होगा वो प्लस ई होगा, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसके कारण इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम इधर उधर मूव कर रहे थे उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है। इसको बारीकी से समझोगे, देखो यहाँ पे मान लो कि हम इस रेड मार्कर से, रेड पेन से हम उस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो ये यहाँ से मूव किया, इधर गया, इधर मूव करने के बाद मान लो कि ये अपनी इनिशियल जगह पर वापस पहुँच गया, ठीक है। ये सिचुएशन कब बन रहा है, ये सिचुएशन तब बन रहा है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वापस ये अपनी जगह से रैंडम इधर उधर मूव करता है, लेकिन ये रैंडम उधर उधर मूव करने के साथ ही ये डिस्प्लेस्ड होकर एक नया पोजीशन बनाता है। यानी अब इस जो पॉइंट हमारा था पहले जो पहला इलेक्ट्रॉन था वो अपने इनिशियल जगह से वो थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, लेकिन ये इसकी जो टोटल दूरी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है ये बहुत ही कम है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है खिसकना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से खिसक के एक नए पोजीशन पर आ गया। ऐसा ही सिचुएशन पूरे कंडक्टर के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। यानी कुल मिलाकर हम समझें कि जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पहले थर्मल टेम्परेचर पर रैंडम इधर उधर मूव कर रहा था वो अभी भी कर रहा है, लेकिन अब इसमें अंतर क्या है कि वो अपने इनिशियल पोजीशन पे जाने के बजाय घूमकर थोड़ा सा आगे की ओर चला जाता है। मान लो कि जैसे हम तुमसे बात करें कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, इधर उधर मूव कर रहे थे, लेकिन अब इसको एक दरवाज़ा मिल गया कि इसको बाहर निकलना है। तो बच्चे इधर उधर घूम तो रहे, लेकिन एक एक करके जो बच्चे निकल रहे तो वो सभी कोई क्या हो रहा है, अपने इनिशियल पोजीशन से खिसकते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो सेम सिचुएशन हमारा यहाँ क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर के अंदर जो फोर्स क्रिएट होता है वो हो गया हमारा F = E/E, जो ये बात हम लोग को पहले से पता है। यानी हम तुमसे ये बात कह सकते हैं कि ये हमारा एक नया सिचुएशन क्रिएट हुआ, ठीक है। हम लोग को ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होंगे, ठीक है, और वो एक्सेलरेट करेगा क्योंकि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से ही खिसक के एक नए पोजीशन को क्रिएट करता है। तो वो एक्सेलरेट करेगा तो F = ma,
ठीक है। तो F बराबर ma का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन निकाल के रख लें कि वो कितना एक्सेलरेट होता है अपने इनिशियल पोजीशन से, तो हमारे पास एक नया जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा मिलेगा, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। यानी ये एक्सेलरेशन क्रिएट हुई कब, जब हम बात कर दिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक नया वेलोसिटी क्रिएट हो गया। अगर हम इस वेलोसिटी को v कहते हैं, ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी का ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसके साथ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का इक्वेशन हम लोग लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ये जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये हम पढ़ चुके हैं। मान लो हम ये बात अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरा है, तीसरा है, यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, तो पहले वाले के लिए बात करेंगे तो u1 प्लस ए, ये t की जगह अभी रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं तो हमारा τ1 हो जाएगा। अगर हम दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी की बात करेंगे तो a τ2 हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर हम चेंज करते चले तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास n है और n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी की बात करेंगे, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारे पास जो सिचुएशन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये अलग अलग इक्वेशन आएगा, लेकिन हमको पता करना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इसी एवरेज वेलोसिटी को जाकर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, जिसको हमको vd से इंडिकेट करेंगे। तो एवरेज कैसे निकलता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn बाई नंबर ऑफ जो वेलोसिटीज़ जितना बार लिए हैं उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सभी बच्चों ध्यान दोगे तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो मान है वो हमारा पास कुछ u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस a टाउ n बाई नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ सिचुएशंस ले रहे हैं वो n है। तो यानी d भी इक्वल टू, हम अगर इसको u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बाई n अगर हम कहते हैं तो ये हमारा पहला सिचुएशन बन गया। प्लस a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 टाउ n बाई n, ये हमारे निकल गया। यानी अगर देखो तो ये जो रैंडम वेलोसिटी का जो मान है वो 0 होगा। ये सिचुएशन हम पर लोग पहले ही देख चुके थे और हम लोग को ये बता चुके थे कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि रैंडम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो हमारे पास 0 होगा व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम फिलहाल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हुए हैं, वैसे भी स्थिति में इसकी रैंडम वेलोसिटी तो प्रेजेंट है। रैंडम वेलोसिटी पे प्रॉपर अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0 होगी। लेकिन चूंकि ये अपनी इनिशियल पोजीशन से वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता है, खिसकता है, और खिसकने के कारण एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, तो उसी को हम लोग a, और ये हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ टाइम जो निकल रहा है प्रत्येक के लिए, इसको हम लोग टाउ कहेंगे। तो a टाउ निकल गया, यानी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो मान निकल गया a, और नंबर ऑफ़ एक्सेलरेशन की जो हम बात करेंगे तो पहले ही जो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है वो माइनस कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। ये हमारा प्रॉपर निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमारा प्रॉपर इक्वेशन निकल गया। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये समझ में आया इस पूरे कॉन्सेप्ट में, जिसको कि अभी हम लोग समझ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमको ये समझ में आया कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अराउंड द कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर के अराउंड अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो ड्रिफ्ट होकर अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा खिसकता है, और उसी खिसकने के जो रीजन्स होंगे उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। हालांकि अभी हम इसका नोट्स भी तुमको बताएंगे और नोट्स भी लिखाएंगे। तो ये हमारा रफ पेपर पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप कि ये तुमको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक और बारीकी से समझोगे क्योंकि इसी के सहारे हम लोग रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की बात करेंगे, क्योंकि यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी ही डिपेंड करेगी कि कौन सा कंडक्टर कितना प्रॉपर अच्छा है, यानी आइडियल है, या फिर वो इंसुलेटर के जैसा काम करेगा या सेमी कंडक्टर के जैसा काम करेगा। ये पूरी कहानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी अधिक होगी तो वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, और उसके लिए हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम का मान जो होगा वो कम होगा। तो फिलहाल हम लोग अब चलते हैं इसके नोट्स पे।
चलो सभी बच्चे इस नोट्स पे ध्यान दोगे, ठीक है। थोड़ा सा इस पे समझने का प्रयास करना। जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझे हैं वही हम यूज़ किए हैं यहाँ पर। देखो ये कंडक्टर है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एंड इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलो, इफ़ U1, U2, U3 डॉट डॉट UN are random thermal velocity of n electrons in a conductor, then their average thermal velocity कितना होगा? 0 होगा। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इज़ द थर्मल टेम्परेचर विल बी रीज़न फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रैंडम इधर उधर, उसके पीछे का जो रीजन है वो थर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर के कारण ही ये मूव कर रहा है। अगर 0 केल्विन ताप पर होता तो ये फिर कभी भी मूव नहीं करता, और 0 डिग्री टेम्परेचर 0 केल्विन पर ये हमारा एक इंसुलेटर के जैसा रिएक्ट करेगा, ठीक। इफ़ भी इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड एल द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को पता है E = V/L, ये हम लोग को पता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव -E। each फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वो हो रहा है -E/E, ठीक है। इफ़ m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एक्सीलरेशन, जिसकी बात हम पहले तुमसे कह चुके थे रफ पेपर पे, ठीक है। F = ma का कॉन्सेप्ट है, तो इसके साथ ये हमारा मान इक्वल हो गया। तो a अकेला करेंगे तो हमारे पास हो गया -E/m, ठीक है। द शॉर्ट टाइम फॉर विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बिफोर द goes a collision with the positive ions in the conductor is called relaxation time। ये हो चुका है, हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। Therefore, if an electron having the random thermal velocity U1 accelerated for a temperature accelerates for a time t1 before the separates of the collision there, then it will be attain a velocity, जिसके कारण जो velocity बनेगा वो V1 के लिए, V2 के लिए। ऐसे ही अगर हम Vn के लिए बात करेंगे तो हमारे पास UN + a tau n बनेगा, ठीक है। ये दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। चलो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड अंडर ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय VD, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंडिकेट करने का तरीका है। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा मान निकलेगा। n के फॉर्म में अलग अलग करेंगे। n के फॉर्म में अलग अलग करने के बाद हमको पता है कि ये छोटे छोटे टाइम को ही हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, और उसी को हम लोग इस टाउ से इंडिकेट कर रहे हैं। चलो अब ये लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी जो व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे में रैंडम वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है, ये पता है। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान क्या निकल गया? 0 + a × टाउ। हम लोग को पता है a का जो मान निकाल के पहले ही रखे हुए हैं E/E/m, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मान बैठाने के बाद ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन निकल गया, जो रफ में भी समझ चुके थे। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के साथ हमारा ये टर्म क्रिएट करेगा, ठीक है। ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना अधिक होंगे उतना उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो अधिक होगा। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे उतना ये ज़्यादा होगा, जितना रिलैक्सेशन टाइम हमारे साथ होगा वो, लेकिन वो m के साथ भी ये इम्प्रपोर्शनल होता है। जितना ये हल्का होगा उतना ये अधिक होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक आज टॉपिक्स क्लियर हो गया, जिसको कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक्स था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि कई बार ये जेक बोर्ड में पूछा है, तो आई होप सभी बच्चे इसको ध्यान दोगे, ठीक से पढ़ोगे इसमें, और इसी से रिलेटेड आगे भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा।